नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने अपना पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि बीमारी की, और आप थोड़ा सा पीछे अपने दूसरे चैप्टर्स पे जाइए और वहाँ पर मैंने रक्त परिसंचरण पढ़ाया था आपको, और उसमें हमने बात की थी कि रक्त में क्या होती हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, है ना। तो वहाँ पर एक बात आई थी WBCs की। तो ये जो WBC है ये क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती हैं, जैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे जो बॉर्डर पर कौन खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा ये WBCs करती हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, है ना। इसके बारे में हमने बात की थी। तो यानी कि हमारे शरीर में ही ऐसा सिस्टम है, ऐसा तंत्र है जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखता है ना। यही हमारा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है। यानी कि जो भी रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरियाज हैं या फिर कोई वायरसेस हैं, हमारे शरीर पर जब अटैक करते हैं, हमें बीमार करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर स्वयं ऐसा तंत्र है जो इनसे हमारी रक्षा कर सकता है ना। और आपने सुना होगा कि जैसे हम कुछ पीढ़ी पहले जाएं, यानी हमारे जो दादा नाना की पीढ़ी है, अगर हम उसमें जाएं तो आपने एक शब्द बहुत बार सुना होगा कि कहते थे हमने तो कभी दवाई खाई ही नहीं, हम तो हमेशा तंदुरुस्त रहे, हमने शुद्ध हवा खाई है, हमने शुद्ध चीज़ें खाई हैं। तो वो शुद्ध चीज़ें खाई, शुद्ध हवा खाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो उनका प्रतिरक्षा तंत्र था वो बहुत मजबूत था। वर्तमान में प्रतिरक्षा तंत्र जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह पा रहा है, क्योंकि जी हाँ, प्रदूषण के कारण और कुछ लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हो गई है उसके कारण, है ना। ये सामान्य बातें हैं जो आप भी जानते ही हैं। यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि जो इम्यूनिटी है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, और वर्तमान समय में तो ये इम्यूनिटी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने ये शब्द बार बार सुना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो ये इम्यूनिटी क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, हमारे शरीर में स्वयं में ये ताकत है कि हम रोगाणुओं से, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से सबसे लड़ सकें, है ना। तो कुछ तो ये होती है जो प्राकृतिक रूप से है, कुछ ये होती है उपार्जित रूप से। तो बात अपन शुरू करेंगे इस बात से कि इम्यूनिटी क्या है ना, ये क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। तो जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि मानव शरीर पर हर दिन बहुत सारे रोगाणुओं का हमला होता रहता है ना, और फिर भी हम आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते हैं। जैसे सामान्यतः ये बोला जाता है कि अगर हल्का सा कुछ बुखार है तो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है, अगर हम दवा नहीं भी लें तो, है ना। या ज़ुकाम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो 3-4 दिन में वो भी अपने आप ठीक हो सकता है ना, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई हुई है कि आसानी से, है ना। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपलब्ध जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो है प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, सभी कभी ना कभी बीमार पड़ते ही हैं, है ना। आपको भी कभी बुखार हुआ होगा, जुकाम हुआ होगा, सामान्य चीज़ें हैं ये, है ना, हमारे जीवन की। तो जीवाणु, विषाणु, कवक, परिजीवी, इन सब से क्या होता है, संक्रमण होता है ना। और इन सभी से बचने के लिए जो हमारे शरीर में तंत्र पाया जाता है उसे क्या कहा गया है, उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहा गया है ना। यह तंत्र हमें बीमारी पैदा करने वाले कारकों के संक्रमण से बचाता है। लेकिन अगर ये तंत्र कुछ दोषपूर्ण तरीके से काम करे, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि ये
बहुत अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहा, तब बीमारियां जकड़ लेती हैं हमको, है ना। तो क्या होता है कि बीमारी पैदा करने वाले संक्रमणकारी जो कारक हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए अपने शरीर की, है ना। और अगर ये हम पर हावी हो जाते हैं, ये जो बाहर से आने वाले रोगाणु हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो बात आती है अब इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा की। प्रतिरक्षा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसका वर्ड का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए आपको, है ना। तो शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों की पहचान कर लेता है, ठीक है, जो बाहर से कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आ रहे हैं उनकी पहचान कर लेता है, उन्हें अपने ऊतकों को क्षतिग्रस्त करके अथवा बिना क्षति पहुंचाए, कई बार तो थोड़ी बहुत क्षति हो जाती है ऊतकों की, या फिर बिना क्षति पहुंचाए निष्प्रभावित, निष्कासित या उपापचयित कर देता है। ये इसकी परिभाषा है। और सामान्य रूप से जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता, सामान्य रूप से हम इसको कह सकते हैं। और ये जो इम्यूनिटी वर्ड है ये लैटिन भाषा के इम्यूनिस वर्ड से आया है, यानी फ्री ऑफ बर्डन, ठीक है, अर्थात विभिन्न रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता, ठीक है। और इसके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत हम प्रतिरक्षा तंत्र के जो विभिन्न घटक, कार्यप्रणाली का अध्ययन जो है वो करते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, रोगों के प्रति रक्षा, है ना, जो भी रोग हैं उनसे हमारी रक्षा करने में सहायक होता है। अब स्वयं पराये की संकल्पना, कभी आपकी आँख में कोई धूल का कण गया हो या बाल गया हो तो क्या होता है, बहुत बेचैनी सी होती है, हम तुरंत उसको निकालने की कोशिश करते हैं। या हमारे मुंह में गलती से कभी बाल आ जाए, है ना, तो क्या होता है, बहुत बेचैनी सी होती है, तुरंत उसको हम अपने हाथ से किसी भी तरह से उसको कुल्ला करके कैसे भी हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बेसिकली बात क्या है कि जो हमारा शरीर है वो बाहरी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो हमारा शरीर क्या करता है, स्वयं एवं पराये की पहचान करने की बहुत बढ़िया क्षमता रखता है। यानी कि जो बाहर से आने वाले समस्त कारक हैं, है ना, शरीर उनको सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करता है। यही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना, क्योंकि वो उत्तेजित हो जाता है। बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तुरंत क्या होता है, कार्य करने लग जाता है, उत्तेजित हो जाता है ना। और जिससे बाहरी कारकों को शरीर से नष्ट किया जा सके, ठीक है। जबकि ये शरीर के स्वयं के ऊतकों को पहचानता है। परंतु यदि हम किसी व्यक्ति में कोई अंग खराब होने पर, जब अंग प्रत्यारोपित होता है, कोई भी अंग अगर प्रत्यारोपित करते हैं तो ये क्या करता है, थोड़े टाइम तक उस अंग को पहचान करके और फिर उसको एक्सेप्ट करता है ना। अब प्रतिरक्षा के प्रकार की बात करते हैं। तो बात शुरू जब हमने की थी तब हमने ये वाली बात भी की थी कि प्रतिरक्षा जो है वो प्राकृतिक रूप से ही हमारे शरीर के अंदर है। तो यानी एक तो हो गया सहज, प्राकृतिक या अनुवांशिक, ठीक है, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र वो हो गया, और एक उपार्जित अर्थात जीवन काल में विकसित, है ना, जिसे कि जीवन काल में विकसित किया गया है या उपार्जित हुआ है जो, ठीक है। तो ये नेचुरल है और ये एक्वायर्ड है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों कैसे होते हैं, तो पहले बात अपन शुरू करते हैं सहज, प्राकृतिक और आनुवंशिक की बात शुरू करते हैं। नाम से आप समझ रहे हैं, सहज या प्राकृतिक, ठीक है, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है। एक व्यक्ति स्वयं को विभिन्न प्रकार के हानिकारक और बीमारी जो फैलाते हैं उन कारकों से स्वयं को जो है बचा लेता है बहुत सी प्रभावकारी क्रियाविधियों द्वारा, ठीक है। ये जो क्रियाविधियां हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं इनको। ये जननिक होती है, जीव को जन्म से प्राप्त होती है,
अवरोधों से प्राप्त होती है जो शरीर के रोग कारक प्रवेश को रोकते हैं। अब ये अवरोध क्या है, ये भी अपन बात करेंगे अभी कि ये अवरोध क्या होते हैं। शारीरिक अवरोध, पूरक तंत्र, भक्षकाणिक अवरोध और प्रदाह अवरोध, ये 4 तरह के अवरोध हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक अवरोध की। तो आपको एक बात मालूम है, आपके नाक के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं, श्लेष्मा होती है। वो क्यों होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, कि वो हमारे क्या करते हैं, कीटाणु और रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं। प्रकृति ने दिए हुए हैं ये, तो सहज प्रतिरोधकता हो गई ना ये। उसके अलावा जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। फिर प्रथम रक्षा पंक्ति होती है, और निम्न अंग कौन कौन से हैं, त्वचा, म्यूकस झिल्ली और शारीरिक स्त्राव। तो बात जब हम शारीरिक अवरोध की करते हैं तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र है, यानी जो कि प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए नाक के अंदर म्यूकस, और क्या होते हैं हमारे छोटे छोटे से रोम, है ना, जो क्या करते हैं, कीटाणु रोगाणु को अंदर जाने से रोकते हैं। फिर आंसू, जो हमारी आँख के आंसू हैं, वो भी कई बार कुछ चला जाता है अगर आँख के अंदर, तो आपने देखा होगा तुरंत से पानी आने लग जाता है आँख से, है ना। कोशिश आंसू क्या करते हैं, वो उस पानी के साथ वो बाहर निकल जाएं, है ना, या नष्ट हो जाएं। फिर श्वसन मार्ग जो है हमारा, उसमें भी क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है, वो अंदर तक जाने नहीं देते हैं इसको। म्यूकस झिल्ली नाक के अंदर होती है हमारे, ठीक है। फिर त्वचा जो है, सबसे पहली सुरक्षा पंक्ति ही यही होती है। फिर जठर रस, जहाँ पर क्या होता है, HCl होता है, अम्लीय चीज़ होती है जो रोगाणु को मार देती है। पसीना, त्वचा से क्या है, पसीना आता है, पसीना भी क्या है, अम्लीय होता है। फिर भोजन नाल में सहजीवी जीवाणुओं से प्रतिस्पर्धा, ठीक है। भोजन नाल के अंदर क्या होते हैं, सहजीवी जीवाणु। आपको बताया था कुछ जीवाणु क्या होते हैं हमारे, जो है वो अच्छे लाभदायक जीवाणु होते हैं। वो क्या करते हैं, जो बाहर से आने वाले जीवाणु होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं, है ना, प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। जनन पथ में सहजीवी जीवाणुओं से, जनन पथ में, ठीक है। फिर सीमन जो होता है, जो नर जनन तंत्र होता है, उसमें जब हमने बात की थी सीमन की, है ना, तो सीमन में भी क्या होते हैं, जीवाणुनाशी रसायन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा शरीर है, इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से जो है प्रतिरक्षी पदार्थ जो है वो उपस्थित होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा की, कि त्वचा में क्या होता है ना। त्वचा में आपको पता है 2 परतें होती हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस, है ना। त्वचा के 2 परतें होती हैं, बाहरी एपिडर्मिस और भीतरी डर्मिस। ये हमारी डर्मिस है और बाहर की ये एपिडर्मिस है। ये ऊपर जो दिख रही है ये हमारी एपिडर्मिस है और ये हमारी डर्मिस है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस भी आपने देखा बहुत सारी उपकला कोशिकाओं से मिलकर के और परतों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, कई परतों से मिलकर के बनी होती है। और सबसे भारी जो एपिडर्मिस परत जो होती है वो मृत कोशिकाओं की होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, जल विरागी, किराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है, किराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, जिसके कारण की रोगाणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आंतरिक परत जो डर्मिस है, ये जो डर्मिस है ना, इसमें क्या होता है, इसमें संयोजी उत्तक होते हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, है ना, रक्तवाहिनियाँ होती हैं। रोम जो होते हैं उनकी वसा में ग्रंथियाँ होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की ग्रंथियाँ, है ना, स्वेट ग्लैंड्स ये पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। वसामय ग्रंथियाँ होती हैं, बालों के रोम के साथ जुड़ी रहती हैं। वे क्या करती हैं, सीबम, ठीक है। सीबम में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल, जो हमारी वसामय ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, वो बालों के रोम के साथ, जो रोम हमारे रोम छिद्र में से जो रोम निकलते हैं उनके साथ वो अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, एक तैलीय स्राव निकालती हैं जिसे क्या कहा जाता है,
सीबम कहा जाता है। इस सीबम के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड और वसीय अम्ल, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो होते हैं इनकी जो पीएच है 3 to 5 होती है ना, तो ये किसी भी रोगाणु कीटाणु को मारने के लिए सक्षम होते हैं। यानी रोगाणु कीटाणु जैसे ही यहाँ अंदर जाते हैं तो वो कम पीएच होने के कारण, यानी अम्लीयता ज़्यादा होने के कारण वो रोग जो है नहीं फैला सकते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव जो है अपना विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो त्वचा रोगजनकों के प्रवेश को ये रोकती है ना, और इसकी कम पीएच जो है वो अधिकांश जीवाणु जो है उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। कम जो पीएच होने के कारण, यानी कम पीएच का मतलब अम्लीयता ज़्यादा है, तो जहाँ पर अम्लीयता ज़्यादा होगी तो रोगाणु कीटाणु जो होते हैं, जो भी आपके विषाणु होते हैं या आपके जीवाणु होते हैं, वो वहाँ पर वृद्धि नहीं कर सकते हैं। त्वचा में छोटा सा कट लगने पर रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही त्वचा में विभिन्न प्रकार के कीड़े काटने से भी रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तथा वे शरीर को रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। कभी कोई भी कीड़ा काट जाता है, जिसको कहते हैं जहरीला कीड़ा जब काट जाता है तब भी रोगाणु जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फिर बात आती है म्यूकस झिल्ली की। तो जो मैंने बात शुरू की थी आपसे कि हमारे नाक के अंदर है ना रोम होते हैं और साथ में क्या होता है, म्यूकस। ठीक है, श्वसन तंत्र में, आहार तंत्र में क्या होता है, आहार तंत्र में भी म्यूकस होता है। आपको बताया गया था कि जो आपका अमाशय है, आप थोड़ा सा यहाँ पर आपके क्या रिपीटिशन भी हो रहा है। पहले हमने क्या किया था, परिसंचरण तंत्र को याद किया था और WBCs को याद किया था। अब यहाँ पर हमें श्वसन तंत्र को याद करना है। तो श्वसन तंत्र में भी क्या था, म्यूकस की परत थी, नाक में भी होती है ना। उसी तरह से आहार तंत्र में, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें, मूत्र जनन तंत्र में है ना, यानी हमारा जो जनन तंत्र हमने पढ़ा था उसमें भी आप थोड़ा याद कीजिए। ठीक है, इन सब में क्या होती है, उपकला की एक एक परत होती है। यानी आप देखिए यहाँ पर ये आपके श्वसन तंत्र में म्यूकस सेल्स होती हैं है ना, यहाँ पर जो आपकी ब्रोंक्यूल्स होती हैं है ना, श्वसनिकाएँ होती हैं, उसके अंदर क्या है ये देखिए सीलिया, म्यूकस और सीलिया होती है। फिर आपकी यहाँ पर जो आपने अमाशय की बात हम जब करते हैं तो अमाशय में भी बताया गया था आपको, म्यूकोसा की झिल्ली होती है, पूरी एक परत होती है। उसी के कारण ही जो HCl होता है हमारे अमाशय के अंदर, वो जो है हम उसको ख़त्म नहीं करता है ना, हमारी जो अमाशय की जो भित्ति है उसको नष्ट नहीं कर पाता है। किसके कारण, श्लेष्मा की परत के कारण। उसी तरह से बात की थी हमने म्यूकस मेम्ब्रेन की, कि जो मूत्र जनन तंत्र है उसमें भी एक क्या होती है, इस तरह की श्लेष्मा की परत उपस्थित होती है। यदि रोगाणु इस पथ पर आ जाता है तो वो क्या होता है, जो रक्षी श्लेष्मा पदार्थ होता है उसके अंदर फंस जाता है ना। श्लेष्मा के साथ यहाँ पे भी देखिए सीलिया भी हैं, ऐसे ही नाक में भी आपके रोम होते हैं। ठीक है, तो इनमें सब में वो क्या होता है, वो रोगाणु जो होता है वो फंस करके और नष्ट हो जाता है। उपकला की परत का निरंतर नवीनीकरण होता रहता है, जिससे श्लेष्मा परत में फंसे रोगाणु का भी निष्कासन हो जाता है। ये सब बाहर निकलते जाते हैं है ना। श्वसन तंत्र के पथ में पाई जाने वाली एपिथीलियम की परत पर सीलिया पाए जाते हैं है ना। ये आपको बताया था कि यहाँ पर ये देखिए सीलिया पाए जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए सीलिया। ठीक है ना, नेजल एपिथीलियम है, इस नेजल एपिथीलियम में क्या है, यहाँ पर ये सीलिया पाए जा रहे हैं और ये म्यूकस है। और ये देखिए बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ये जो आकर के इसमें क्या हो गए, फंस गए। ठीक है ना, ये पक्षमानास ग्रसनी की ओर लगातार ऊपर की ओर गति करते हैं। ठीक है, इस प्रकार रोगाणु पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो अन्य कणों के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा म्यूकस झिल्ली की एपिथेलियल कोशिकाओं पर बहुत से सामान्य जीवाणु भी पाए जाते हैं जो लाभदायक होते हैं। मतलब हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरियाज भी उपस्थित होते हैं जो लाभ पहुंचाते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा इनके बारे में। तो सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। अब ये क्या करते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं है ना। इन दोनों में क्या होती है,
प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है ना। यानी जो लाभदायक जीवाणु हैं, अच्छे वाले जीवाणु हैं उनमें, और जो रोग कारक जीवाणु हैं उनके अंदर, दोनों के अंदर फाइट होती है ना, प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे ये कोशिका पर नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है, ये उनको हटा देते हैं। म्यूकस झिल्ली में एक एंजाइम लाइसोजाइम भी पाया जाता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूकस झिल्ली में एक एंजाइम लाइसोजाइम उपस्थित होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आज आप कॉपी पेन लेकर के बैठे कि नहीं? शुरू में मैं कहना भूल गई थी, कॉपी पेन लेकर के बैठिए तुरंत। अगर अभी नहीं लेके आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए और फटाफट अपना कॉपी पेन उठा करके ले आइए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हें नोट करिए। हम आगे चलते हैं, शारीरिक स्राव के बारे में बात करते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न प्रकार के स्राव स्रावित होते हैं, ठीक है। ये रोग पैदा करने वाले कारकों अथवा जीवाणुओं को दूर भगा देते हैं। बुखार में रोगाणुओं के अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाने पर उनके द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है, यानी वो जो सैनिक हैं हमारे शरीर के, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, वो क्या होती हैं, वो संख्या अपनी बढ़ा लेती हैं। किससे फाइट करने के लिए? बुखार के रोगाणुओं से फाइट करने के लिए, है ना। मैक्रोफेजेस द्वारा स्रावित पायरोजन, ये क्या करता है, शरीर के जो हमारा ताप होता है उसको बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि ये रोगाणु जो है इनकी वृद्धि रुक जाती है। WBC जो है रोगाणु को त्वरित गति से नष्ट करके और रोगाणुओं को बढ़ने से रोक देते हैं, ठीक है। अश्रु यानी हमारे आँख से बहने वाले आंसू, लार, हमारे मुंह में जो लार होती है, पसीना, इन सब में क्या होता है, लाइसोजाइम नामक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसको गला करके नष्ट कर देता है और शरीर को संक्रमण से बचा लेता है। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। आपको पता है, ये हमने जब डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था, तब हमने ये बात की थी कि अमाशय के अंदर कौन सा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम। क्यों होता है? क्योंकि उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो उसकी pH कितनी होती है, 1 या 2, मतलब आप देखिए कितनी कम, कितना ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जब जीवाणु रोगाणु अगर किसी भी तरह से अगर पहुंच भी जाते हैं तो उनको नष्ट कर देता है ना। और गृहिणी में जो पित्त का स्राव होता है उसका pH कितना होता है, उसका pH 7.5 से लेकर 8 तक, यानी क्षारीय माध्यम हो जाता है ना। तो वो भी क्या है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है ना। ये आपका गॉल ब्लैडर है ना, पित्ताशय है, यहाँ से तो पित्तरस निकलता है और इसमें ये आपके HCl होता है ना अमाशय के अंदर। तो दोनों ही क्या करते हैं, रोगाणुओं और कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये प्राकृतिक, अभी हम जो बात कर रहे हैं सहज और प्राकृतिक प्रतिरक्षी हैं ये। त्वचा की तैल ग्रंथियां, सीबम जो अभी बात की थी हमने, तो सिबेसियम ग्रंथि जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो सीबम आया उसमें सेरुमिनस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित कर्णमोम, सेरुमन और नासिका मार्ग में स्त्रावित द्रव भी जीवाणु और अन्य रोगाणुओं के लिए क्या करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, है ना। प्रथम विलयशील रासायनिक कारक अपना जीवाणुनाशी प्रभाव शुरू कर देते हैं, जिन्हें पूरक तंत्र कहते हैं। द्वितीयक भक्षक कोशिका क्रिया द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। मतलब ये दो क्रियाएं होती हैं कि सबसे प्रथम पहले क्या होता है, विलयशील रासायनिक कारक अपना जीवाणुनाशी प्रभाव शुरू करते हैं, ठीक है। जीवाणु को नाश करने का जो प्रभाव है उसे शुरू करते हैं, इसे कहते हैं पूरक तंत्र। और सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, जो भक्षक कोशिका क्रिया है, वो भक्षक समझ रहे हैं ना, खाने वाली है ना, फैगोसाइट्स जो होती हैं वो क्रिया करना शुरू कर देती हैं और उन्हें मार देती हैं। तो पहले हम बात करेंगे पूरक तंत्र की, ठीक है।
पूरक तंत्र लगभग 30 प्रोटीन से अधिक का एक समूह होता है। ठीक है, ये पूरक तंत्र क्या होता है, 30 जो प्रोटीन्स होते हैं उनका एक पूरा समूह होता है। और कुछ पूरक तंत्र जो है अंग्रेजी के सी एवं इसके साथ संख्या से प्रदर्शित, मतलब C1, C2, C3, ये देखिए है ना, ये देखिए C1 कॉम्प्लेक्स, C2, C4, C3, है ना। ये C कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, ये C6, C7, C8, C9, ये सब के सब क्या हैं, ये सब घटक हैं पूरक तंत्र के, है ना। इनमें लिखी हुई संख्या इनकी खोज का क्रम दर्शाती है, मतलब ये पहले ये हुआ था, फिर दूसरा ये, तीसरा वो, इस तरह से ये खोज इनकी हुई। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये वाला होता है, C3 वाला जो है, ये घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह प्रोटीन घटक प्लाज्मा द्रव्य या कोशिका की सतह पर उपस्थित होता है। ठीक है, यह तंत्र रक्त का थक्का एवं फाइब्रिनोलाइसिस करने वाले प्रोटीन तंत्र के साथ साथ प्लाज्मा में उपस्थित होता है, और एक और एंजाइम का तंत्र भी ये होता है। ठीक है, जो आपका फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है उसके साथ भी ये उपस्थित होता है। इसमें एक प्रोटीन सक्रियतः अथवा विघटित होकर एक उत्पाद बनाती है जो कि दूसरी प्रोटीन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। यानी इसमें से एक प्रोटीन जो है वो सक्रिय हो जाती है, वो जैसे ही सक्रिय होती है वो जो दूसरी प्रोटीन के लिए क्या करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। मतलब वो सक्रिय हुई, उसके सक्रिय होने से जो भी उसका स्राव निकला वो क्या करता है, दूसरे प्रोटीन को उत्प्रेरित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से सक्रिय अथवा विघटित प्रोटीन शरीर में बहुत सारे प्रतिरक्षा के कार्य करती है। यह तंत्र सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली में छेद कर देता है। अब कोई भी जो सूक्ष्म जीव आया है उसकी कोशिका झिल्ली में ये जो प्रोटीन्स हैं सारे के सारे ये क्या करते हैं, ये मिलकर के उसमें छेद कर देते हैं। ठीक है, कुछ पूरक घटक सूक्ष्म जीव के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये फैगोसाइट्स है, ये पैथोजन है। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक आवरण अब बना लेगा, ये ना आवरण बना लेते हैं। अब ये आवरण फैगोसाइट्स को इस जगह आकर्षित करता है। ठीक है, ये फैगोसोम, ये फैगोसाइट है, ये बैक्टीरिया आया बाहर से। अब इसको ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये फैगोसाइट यहाँ आकर के इन सूक्ष्म जीवों को निगल लेते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये आगे इधर आया तो इसने क्या किया, इसने अपना ये बढ़ा लिया और इसको इसके अंदर लेकर के, और जैसे ये इसके अंदर जाएगा ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ से इसके अंदर जाएगा, ये ना इसको अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, इसको अपने अंदर ले लेते हैं और इसको नष्ट कर देते हैं। तो ये कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस। अब भक्षक जो कणिकाएं होती हैं वो अवरोध किस तरह से पैदा करती हैं। ठीक है, फैगोसाइट्स जो होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इसमें शरीर की जो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बाहर से प्रवेश करने वाला रोगाणुओं का भक्षण मतलब खा जाती हैं उसको। जैसे अभी हमने बात की थी ना पीछे, फैगोसाइट्स की बात की थी कि वो किस तरह से प्रोटीन्स जो हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो उनको अपने अंदर ले लेती है ना, बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेती है और फिर वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, भक्षण जो है की क्रिया की खोज सबसे पहले की थी मैशनिकॉफ ने। ठीक है, भक्षाणु जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। किस में होते हैं, WBCs हमने जब पढ़ी थी श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो उसमें हमने बात की थी इनकी। जब भी कोई रोगाणु जो है अटैक करता है, WBCs क्या करती हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं फटाफट। जैसे कोई भी आक्रमण करता है तो सेना जो है, सेना के और जवान भेज दिए जाते हैं ना रक्षा करने के लिए, तो वैसे ही ये WBCs भी क्या करती हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। और शरीर में उपस्थित जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं वो इसका कार्य करती हैं। मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल्स हैं, है ना। ये अपने कहाँ पढ़े थे, हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़े थे। ठीक है ना। इन कणों में फैगोसाइटिन और लैक्टोफिरिन जैसे प्रतिजीवाणु प्रभाव वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जब ये सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय कण जैसे कोलाइडी कार्बन उत्तक द्रव्य या रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं, जैसे ये पहुंचे
कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी बाहरी रोगाणु, ठीक है, जैसे ही ये पहुंचता है वैसे ही ये क्या करते हैं, ये देखो, है ना, ये आगे अपना इन्होंने स्यूडो बना लिए, ये यहाँ पर ये पहुंचा, ये यहाँ पर इन्होंने ये बना लिया, इसको अपने अंदर ले लिया, ये बिल्कुल इसके अंदर चला गया। अब ये कोशिकाएं जो होती हैं ये निगल लेती हैं, इसको निगल करके, ये निगल लिया ना, इसको निगल लिया इन्होंने, निगल करके और फिर इसको नष्ट कर देती हैं। ये कोशिकाएं या तो शारीरिक तरल पदार्थों में संचारित होती रहती हैं या ऊतकों में आबद्ध हो जाती हैं तथा कोशिकाशन का कार्य करती हैं। ठीक है, इस तरह से इसको खा गई, है ना। और इसके साथ ये किसने काम किया, टी हेल्पर सेल, बी सेल और टी सेल्स जो होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं, वो भी इसकी सहायता करती हैं इसमें। वृहद भक्षाणु, ठीक है, मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, ये मोनोसाइट का ही रूपांतरित रूप है और क्या करते हैं, भक्षाणु की तरह कार्य ये करते हैं। कुछ इस तरह की होती है मैक्रोसाइट्स। तो रक्त में पाई जाने वाली वृहद भक्षाणु क्या करती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बनाने को प्रेरित करती है। ठीक है, और इनमें अधिक संख्या में लाइसोसोम पाए जाते हैं। जब मैक्रोफेजेस सक्रिय होते हैं तो लाइसोसोम अंतराकोशिकीय पाचन द्वारा रोगाणुओं को पचा देते हैं। आपको पता है ना, लाइसोसोम से पाचक द्रव्य निकलते हैं, तो वो जो पाचक द्रव होता है वो क्या करता है, अंतराकोशीय पाचन द्वारा रोगाणु को पचा लेता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमारा शरीर स्वयं रोग, जो बाहर से रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु अटैक करते हैं, है ना, इतने सारे जो हमारे दुश्मन हैं हमारे अटैक करते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो इम्यूनिटी के कारण, प्रतिरक्षी तंत्र होने के कारण क्या करता है, इन सब से लड़ने की क्षमता रखता है ना। अब है प्रदाहावरोध। प्रदाहावरोध क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जब शरीर पे चोट लग जाती है, हल्की सी चोट लगी या कोई कीड़े ने काटा, तो वहाँ पर रेड कलर का वो बड़ा सा बन जाता है ना, रेड रेड कलर का इकट्ठा हो जाता है, बहुत मोटा सा हो जाता है, सूजन सी आ जाती है। तो ये क्या है, ये जो है जटिल और क्रमबद्ध प्रतिक्रियाओं से क्या होता है, संयुक्त रूप से शोध और प्रदाह प्रतिक्रिया कहते हैं इसको। ठीक है ना। सूक्ष्म जीव जब भी शरीर के विभिन्न ऊतकों में चोट से उत्पन्न घावों एवं रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में उस स्थान पर जो लाल रंग का जो उभार आ जाता है, दर्द होता है ना, हल्की सी गर्माहट सी लगती है, तो ये क्या है, इन विभिन्न जटिल और क्रमबद्ध प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं, शोध एवं प्रदाह प्रतिक्रियाएं कहते हैं। ये जो क्रिया होती है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रदाह भी क्रिया कहलाती है। इसमें संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं व श्वेत रुधिर कणिकाओं की बेसोफिल कोशिकाएं, आपको पता है WBC में बेसोफिल कोशिकाएं भी होती हैं, है ना। तो मास्ट कोशिकाएं और बेसोफिल कोशिकाएं ये क्या करती हैं, रासायनिक चेतावनी देती हैं, मतलब वो कुछ रसायन का स्त्राव करती हैं, है ना, रासायनिक चेतावनी देती हैं और संकेत के रूप में हिस्टामिन व प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावित करती हैं। वो जो सूजन हल्की सी आ जाती है और हल्की सी खुजली होती है, हल्का सा जो दर्द होता है, वो किसके कारण होता है, इसी कारण से होता है कि ये जो रासायनिक चेतावनी दी गई है ना, उसके कारण ऐसा होता है। तो रोगाणुओं का विषैला पदार्थ हिस्टामिन मिलकर चोट वाले स्थान की कोशिकाओं को फैला देते हैं, है ना, और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं। तो वो क्या होता क्या है वहाँ पर कि जैसे ही काटा या कुछ चोट लगी, उस समय क्या होता है, ये जो विषैला पदार्थ है, यानी रोगाणु ने क्या किया, विषैला पदार्थ डाला, उसके साथ क्या मिला, ये हिस्टामिन, बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं से क्या निकले हैं, ये जो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन निकले हैं ना, ये इसके साथ मिल जाते हैं। ये मिलते ही क्या होता है, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं जहाँ पर भी चोट लगी है या काटा है, उसकी कोशिकाओं को ये फैला देते हैं। ठीक है, और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को भी बढ़ा देते हैं, जिससे इस स्थान पर क्या होता है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है ना, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। बेसोफिल कुछ इस तरह से होता है। ये है आपकी मास्ट सेल। ठीक है, ये एंटीजन है और ये क्या हुआ, IgE। ठीक है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है ना, ये आकर के, और अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे ही इसमें काटा, ये देखिए हिस्टामिन्स, है ना, हिस्टामिन्स निकलने लग गए, है ना, ये क्या है, रासायनिक चेतावनी है। अब
प्लाज्मा व भक्षाणु कोशिकाएं कोशिकाओं से बाहर निकल करके कार्य करती हैं। ठीक है, ये जो बेसोफिल्स है, मैक्रोफिल्स है, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, झगड़ा करने आ जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं उससे, है ना। और क्या करते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित सीरम क्या करता है, प्रोटीन्स भी, जो प्लाज्मा में सीरम उपस्थित होता है वो भी क्या करता है, जीवाणुनाशी का गुण रखता है। ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो वो शोध उत्पन्न हो जाता है। और न्यूट्रोफिल देह में प्रवेश किए गए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। जो न्यूट्रोफिल है ये क्या करती है, ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल क्या करती है, आपके देह में प्रवेश किए गए जो सूक्ष्म जीव हैं उनको डिशुम कर देती है ना, क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो शोध क्रियाओं में हिस्टामिन के अलावा सीरोटोनिन, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, प्लाज्मा काइनिन्स आदि प्रोटीन्स भी काम में आते हैं। ये मतलब और इसके अलावा है सीरोटिन, हिस्टामिन के अलावा सीरोटोनिन, प्रोस्टोग्लैंडिस, प्लाज्मा काइनिन्स, है ना, ये प्रोटीन्स भी इसके साथ में काम में आते हैं। यानी ये सब मिल करके और जो बाहर के रोगाणु कीटाणु हैं उनसे मुकाबला करते हैं और उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि किस तरह से ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर जो WBCs होती हैं उसके अंदर जो भी भक्षिकाणु पाए जाते हैं, है ना, वो भक्षिकाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो और जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब मिलकर के क्या करते हैं, रोगाणु कीटाणु को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से आप कॉपी ले आए अपनी, तो जो कॉपी है उसमें जल्दी से 2 प्रश्न लिखिए। त्वचा की बाहरी परत में कौन सा प्रोटीन जो है वो रोगाणुरोधी होता है, और किन्हीं 2 भक्षक कोशिकाओं के नाम बताइए। जल्दी से आप इनके आंसर लिखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।